हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कशन किया था। आज हमारा दो चीज इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करेंगे। एक है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एक मैक्सिमम मिनिमम। तो हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब पहला चीज इंटीग्रेशन का कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे चीजों को ऐड करना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x मतलब क्या, एक लंबा लेंथ है, ये मैंने पहले बताया था। इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे dx, पूरे को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। देखो सपोज ये तुम्हारा कोई भी कर्व है y इक्वल टू x, कोई भी ग्राफ है, ऐसे ग्राफ मान लो y इक्वल टू fx, कोई भी ग्राफ है। अगर सोचो हम इसमें लिखेंगे y इंटू डी एक्स, वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे a टू b, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है समझो। सपोज मैं मानता हूं क्या, ये है तुम्हारा x, सपोज x डिस्टेंस दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने dx थिकनेस का, एक छोटा रेक्टेंगल बनाया है dx थिकनेस का। तो ये dx थिकनेस का है। अब ये हाइट को क्या मान सकते, y मान सकते, क्योंकि सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x जगह x डालेंगे तो y कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो मतलब ये हाइट क्या है, y है। तो y dx का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ये लेंथ बहुत छोटा है तो ये तुम्हें रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। अगर ये थिकनेस dx क्या होता है, बहुत छोटा है, तो ये रेक्टेंगल टाइप का मिलेगा। तो y dx का मतलब क्या हो गया, तो ऐसे देखो y और dx का मतलब क्या, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये इसका एरिया हो गया। अब ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल को ऐड करें, अगर ऐसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसके बाद और एक रेक्टेंगल छोटा सा ले ले, इसके बाद और एक रेक्टेंगल छोटा सा ले ले, तो ऐसे करके ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो पूरा एरिया मिलेगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो, एरिया हो गया। अब ये लिमिट देखो कहाँ से कहाँ, a टू b मतलब x का वैल्यू, बेसिकली लिमिट हम कहाँ पे लगाते हैं, x में लगाते हैं। तो सपोज ये पॉइंट है तुम्हारा x इक्वल टू a और ये पॉइंट सपोज x इक्वल टू b, तो उसका मतलब ये क्या रहेगा, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में जो एरिया है, तो ये है इंटीग्रेशन। तो मतलब ये क्या है, बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो, एरिया अंडर y इक्वल टू fx बिटवीन a टू b। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब जो वैल्यू आता था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो क्या है, एरिया अंडर कर्व। एक कर्व कुछ भी हो सकता है, सिंपल में मैं बताता हूँ। देखो सपोज मेरे पास एक ग्राफ है y इक्वल टू 4x, तो बोलेगा फाइंड एरिया बिटवीन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखो कैसे। तो y इक्वल टू 4x, इसका मतलब x इक्वल टू 0 है तो y कितना है, 0 है। इसका ग्राफ बनाएंगे, x इक्वल टू 2 है तो y कितना है, 8 है। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। x इक्वल टू 0 है तो y कितना है, 0, ये वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 2 है, y कितना है यहाँ पे, ये पॉइंट कितना, 8 है। तो x इक्वल टू 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 4 है तो y कितना हो जाएगा, देखो करस्पॉन्डिंग ये है y, ये है तुम्हारा x, तो y कितना हो जाएगा 16। तो बेसिकली क्या पूछा है, एरिया बिटवीन x इक्वल टू 4, तो उसका मतलब ये कौन सा एरिया पूछा है, इस वाला एरिया, इसके बीच में जो एरिया बन रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके बीच में एरिया निकालना है। तो इसको एरिया को हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन लगा के निकालेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों सेम है अलग अलग है। अगर मैं इसका ज्योमेट्री लगाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना 8 है, ये कितना है 16 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 टू 4 2 है, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। अब देखो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, y dx का इंटीग्रेशन करेंगे, y की जगह कितना डालेंगे, y हमारा कितना है 4x इंटू dx, लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक।
अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4x² 2 लिमिट 2 to 4 और ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा 2x² लिमिट कितना है 2 to 4, 2 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो कितना होगा देखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना है 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 24। अब देखो सेम चीज है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन था इसीलिए हमने ट्रेपेजियम बना के निकाल दिया ज्योमेट्रिकली। बट अगर कोई कर्व टाइप का होगा, कर्व शेप होगा तो उसको हम डायरेक्टली ज्योमेट्री लगा निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो बस इसको लिखो ये वाला फॉर्मूला, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एरिया। सपोज मैं बोलूंगा फाइंड एरिया ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। अब इसका तो ग्राफ हमको नहीं पता और ग्राफ पता भी होगा तब भी हम ज्योमेट्रिकल निकाल नहीं सकते इसका ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि हमने बताया था कि y के वैल्यू में क्या है सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसका पावर 1 है। तो ये है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको कितना चाहिए x इक्वल टू 1 से, सपोज x इक्वल टू 1 है और ये कौन सा पॉइंट है x इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब इसका एरिया चाहिए, अब इसको तो हम ज्योमेट्रिकली निकाल नहीं सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर इसका एरिया चाहिए तो क्या लिखेंगे y dx का इंटीग्रेशन, तो y की जगह क्या डालेंगे एक्स स्क्वायर dx, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे 1 से 3, तो ये कितना हो जाएगा x³ 3 लिमिट 1 से 3, तो 1/3 3³ माइनस 1 तो 1/3 27 माइनस 1 ये कितना हो गया 26/3, तो ये हो गया एरिया। तो ऐसे करके कोई भी कर्व दिया रहेगा उसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। बस तुम्हें ध्यान देना है कि नीचे जो एक्सिस है वो क्या होना चाहिए dx होना चाहिए। सपोज मैं बोलूंगा अगर ये xt का ग्राफ है, ये x है ये t है और x का वैल्यू कितना है 2t3 और फाइंड इसमें लिखेंगे फाइंड एरिया t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे इसमें x dt मतलब t के साथ एरिया निकालना है x dt मतलब कितना है 2t3 dt कहां से कहां 1 से 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया बेसिक हो गया एरिया का कि इंटीग्रेशन का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब कि कोई भी कर्व का x एक्सिस और t एक्सिस जो भी वेरिएबल यहाँ पर रहेगा उसके साथ हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज इंटीग्रेशन का है, देखो अब एरिया में थोड़ा सा क्या है, देखो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसका, सपोज मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा 0 to π/2 sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो, sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x 0 to π/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस cos π/2 माइनस cos 0, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो गया, ठीक है। अब सपोज इंटीग्रेशन में करता हूँ 0 to π sin x dx, तो सेम आएगा माइनस cos x 0 to π, तो माइनस cos π माइनस cos 0, cos π का वैल्यू कितना होता है -1 0 हो गया। अब इस चीज को ध्यान से समझिए क्या है कि 0 to π/2 के लिए sin x का 0 एरिया 1 है और 0 to π के लिए एरिया कितना है 0 आया। अब सोचो कि अगर sin x का ग्राफ बनाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तुम लोग, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है कर्व शेप का होता है और ये पॉइंट ये है तुम्हारा, ये कौन सा पॉइंट है sin π का वैल्यू कितना है 0 है, ये कितना है सर ये π है, ये कितना है सर ये -2 होगा। अब ये π/2 है, sin π कितना है 0 है, sin π/2 1 है। अब देखो यहां से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 है। अब इसमें देखो तो 0 to π/2 ये पाई है, ये तुम्हारा 2 पाई है। 0 to π/2 मतलब कहां से कहां तक एरिया है, यहां से यहां तक एरिया है। फिर
0 टू पाई मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया है, तो इसका एरिया कितना 1 है, इसका एरिया 1 है, दोनों मिला कितना है 2 आया। अगर हम सेम चीज कॉस के साथ करेंगे देखो, तो तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। सपोज मैं इंटीग्रेशन करता हूं cos x dx 0 टू पाई बाय 2, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना है sin x 0 टू पाई बाय 2, तो कितना है sin पाई बाय 2 माइनस sin 0 कितना हो गया 1, sin पाई बाय 2 1, sin 0 कितना है 0 है। सिमिलरली मैं सेम इंटीग्रेशन करता हूं 0 टू पाई cos x dx, तो कितना हो गया 2 sin x 0 टू पाई, तो sin पाई माइनस sin 0, sin पाई 0, sin 0 भी 0, अब इसमें 0 आ गया। अब इसमें देखो, इसमें अगर ग्राफ बनाया गया तो कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। देखो cos x का ग्राफ ऐसा हो रहा है, अगर पूरा बनाएंगे ऐसा होता है, cos पाई बाय, ये वाला पॉइंट कौन सा है पाई बाय 2 है, ये cos पाई माइनस 1 होता है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये कितना है 2 पाई। अब देखो इसमें देखो 0 टू पाई बाय 2 कितना आया एरिया, 0 टू पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है 1 है, उसका मतलब इस साइड का एरिया कितना है 1 है। बट इसमें से क्या दिख रहा है देखो 0 टू पाई के लिए एरिया कितना है 0 है, उसका मतलब क्या है 0 टू पाई के लिए तो कुछ एरिया है, बट यहाँ पे क्या हुआ है ऊपर का एरिया जो है उसको क्या मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं, नीचे का एरिया क्या मानते हैं हम नेगेटिव मानते हैं, तो दोनों मिला के कितना हो गया 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन में जब भी एरिया निकालते हैं वो कैसा लेते हैं कि ऊपर वाले एरिया को क्या मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले एरिया को क्या मानते हैं नेगेटिव मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं वो क्या होता है वो ऐसे साइन कन्वेंशन लेके अपना आंसर निकाल कर हमको फाइनली बताता है। उसका मतलब क्या है, सपोज ऐसा एक कर्व है, किसी भी टाइप का कुछ टाइप का कर्व मैं बना रहा हूं y इक्वल टू fx, अगर इसको मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करूंगा x1, सपोज x1 ये कोई x1 है और ये x2 के लिए, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा y dx x1 से x2, तो ये हमको क्या देगा, सपोज ये तुम्हारा एरिया a1 है, इसका एरिया कितना a2, तो ये हमको क्या देगा a1 माइनस a2, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जो बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या देगा ऊपर एरिया माइनस नीचे का एरिया, अगर दोनों इसमें क्या था दोनों एरिया ऊपर था तो दोनों एरिया क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि दोनों एरिया क्या पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना 1 है, यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना है 1 है, तो दोनों मिला कितना आ गया 2 आ गया इसमें देखो। बट इस केस में देखो ऊपर का एरिया कितना है 1 है, नीचे का एरिया कितना है -1 है, दोनों मिला कितना हो गया 0 हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो एरिया निकलते हैं वो एरिया क्या होता है कि ऊपर एक्सिस का ऊपर वाला जो हिस्सा है पार्ट है उसके एरिया को क्या मानते हैं पॉजिटिव मानते हैं, उसका नीचे वाला जो पार्ट है उसके एरिया क्या मानते हैं नेगेटिव मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां से जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा फाइनल आंसर मिलेगा दोनों एरिया को कंबाइन हो गए, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का पार्ट, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे वो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम। अब देखो अब देखो मैक्सिमम मिनिमम हम डिस्कशन करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, सपोज कोई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, फंक्शन मतलब कोई भी रिलेशन y और x उसका ग्राफ बना सकते हो, सपोज मान लो ऐसा ग्राफ है। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये जो पॉइंट है इसका ये क्या है, अगर करस्पॉन्ड x के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है y क्या वैल्यू है,
तो सपोज x का कोई वैल्यू के लिए x1 के लिए y है यहाँ पे y1, तो ये x2 के लिए ये y है तुम्हारा y2। अब अगर ऐसा ग्राफ है, सपोज मान लो ऐसे जा रहा है, कोई भी कुछ भी जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस वाला पॉइंट को मिनिमम बोलेंगे, और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, और ये x2 का वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो x का वैल्यू x1 के लिए y का वैल्यू कितना y1 है जो कि मिनिमम है, और x का वैल्यू x2 के लिए y का वैल्यू क्या है y2 है जो कि मैक्सिमम है। तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अब कभी भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है कोई भी फंक्शन का, फंक्शन मतलब कोई भी रिलेशन दिया रहेगा y और x का, कुछ भी दिया रहेगा, अगर उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो कुछ प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहले प्रोसीजर लिख देता हूं, ठीक है। सपोज y इसका f(x) कोई फंक्शन है, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो दोनों बेसिकली एक साथ निकलते हैं। और कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ मैक्सिमम रहेगा, अगर मान लो ग्राफ ऐसे है तो इसका मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मैक्सिमम। मिनिमम मतलब ये तो नीचे इन्फिनिटी के लिए जा रहा है। सपोज कुछ ग्राफ ऐसा है, इसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का होता है कि आइदर दोनों मिल सकता है या फिर एक मिल सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो सारे इस प्रोसीजर से तुम्हें पता चल जाएगा। तो पहला चीज क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसका जो है फाइंड dy by dx। dy by dx का मतलब क्या, स्लोप है, ठीक है। ये हमको पहले से पता है कि y इक्वल fx का dy by dx लेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। अब सेकंड में क्या, d max dy by dx 0। अब dy by dx क्यों 0 करेंगे, अगर मान लो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे ये क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है और कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, उसका स्लोप कितना है, 0 है। तो मतलब इसलिए dy by dx क्या होगा, 0 होगा। सपोज और x का वैल्यू कितना है, x1 और x2, दोनों के लिए क्या dy by dx 0 है। पहले वाला टाइप तो मैं ले रहा हूँ कि मान लो दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ये x1 के लिए भी dy by dx 0 है, x2 के लिए भी dy by dx 0 है। मतलब कि अगर इन दोनों पॉइंट से कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, कोई मिनिमम हो सकता है। अब उसको कैसे टेस्ट करेंगे, ये तो पता चल गया कि इन दोनों पॉइंट में आइदर मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। अब उसको कैसे टेस्ट करेंगे, देखो थर्ड पॉइंट है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, ये भी हम पढ़े थे। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट, जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका साइन देखना है। इफ साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इक्वल टू x1 सपोज लेस देन 0 है और ऐसे ग्रेटर देन 0 मान लो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 है तो x और x1 के लिए, तो x1 क्या है, मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर x इक्वल टू x2 लेस देन 0 और नेगेटिव है तो हम बोलेंगे x2 को क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अब उसको क्या, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं कैसे होता है। अब देखो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब हमको क्या निकालना है, बोलेगा फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब क्या करेंगे इसको, देखो तो पहला प्रोसीजर क्या है, देखो फाइंड dy by dx। तो इसका dy by dx निकालते कितना आएगा, देखो dy by dx 1/3 x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना है, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर का कितना है 2x प्लस 6x का 6, तो ये कितना x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 5x प्लस 6।
तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। फिर सेकेंड चीज क्या, dy बाई डी एक्स को जीरो करना है, तो मैंने dy बाई डी एक्स को जीरो करता हूँ, देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कितना है, जीरो है। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 जीरो है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या है x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 3 जीरो, तो ये कितना x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 जीरो है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 2 है। अब ये दोनों पॉइंट मिला हमको क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो सेकंड चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही तो है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो, देखो 2x माइनस 5। अब नेक्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x माइनस 5। अब चेक करना है x इक्वल टू x1 में कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना है, सपोज 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या पॉजिटिव है, बस तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। ये 1 है, 1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, 1 क्या है चेक करने के लिए, 1 क्या है पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या है x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट क्या है, जो पॉजिटिव आएगा वो क्या है मिनिमम वैल्यू है। तो x इक्वल टू 3 वाला जो पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम आएगा x इक्वल टू 3 में। सिमिलरली x इक्वल टू 2 में चेक करो, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 1, तुम्हारा x इक्वल टू 2 कौन सा है मैक्सिमम आएगा। अब चेक करते हैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो इस वाले फंक्शन में ये तो आया मैक्सिमम, मतलब क्या है ये इस वाला पॉइंट आया x, बट हमको अगर ये पॉइंट चाहिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये पॉइंट चाहिए मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो क्या करोगे, तो उस वाले इक्वेशन में ना, कौन सा इक्वेशन, अब देखो तो हम क्या करें x का वैल्यू जगह में 2 डालेंगे और x का वैल्यू 3 डाल के चेक कर लेंगे। देखो y जहां पे x इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा देखो, तो 3 माइनस 5/2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो ये 9 45/2 प्लस 18। अब देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये 27 माइनस 45/2, तो कितना आ गया देखो 54 माइनस 45, तो 9/2। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 2³/3 माइनस 5/2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, तो कितना आ गया देखो 8/3 माइनस 10 प्लस 12, तो इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 336 प्लस 8 44/3 माइनस 10, तो ये 14/3। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन है 14, मतलब ये तुम्हारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है मिनिमम वैल्यू है। 14/3 मतलब क्या है ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग है, ये कितना है 4.5, ये थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 4.6 के आसपास है। ठीक है, तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये प्रोसीजर याद रखना है, प्रोसीजर याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड बस पहला चीज क्या dy बाई dx निकालेंगे, सेकंड में क्या करेंगे dy बाई dx को 0 करेंगे तो इससे 2 वैल्यू निकलेंगे या फिर एक भी निकल सकता है। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर वहां से साइन चेक करोगे, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया मतलब क्या मिनिमम वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव आया मतलब x इक्वल टू 3 क्या है मिनिमम है, ये हमने प्रूव किया यहाँ पे, और नेगेटिव आया मतलब क्या मैक्सिमम है। अब देखो इसको और एक क्वेश्चन करता हूँ, सारे मिटा दे रहा हूं मैं, इस टाइप का और एक करो, देखो y इक्वल टू
फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ट्राई करो कैसे होगा देखो। तो पहला क्या करेंगे हम, dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 10x माइनस 9, 3 का 0 है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, dy बाई dx को 0 करेंगे। तो ये कितना है, 10x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना, 9/10। अब तुम्हें पता चल गया x का वैल्यू कितना है, 9/10। यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू है मतलब क्या, आइदर मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर नेक्स्ट कैसे चेक करेंगे, डी स्क्वायर आई बाई डी स्क्वायर निकालो। तो ये कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट और एक बार करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 9। तो ये कितना है, 10 आ गया। मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव मतलब क्या है, मिनिमम है, क्योंकि डी स्क्वायर आई बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव है मतलब मिनिमम है। मतलब x के वैल्यू जब 9/10 होगा, इस वाले फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब इसका मिनिमम चेक करने के लिए y मिनिमम कितना हो जाएगा, 5 9/10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9/10 प्लस 3। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, जो आएगा तो y का क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम निकालने का ये प्रोसीजर है। तो इतना प्रोसीजर फॉलो करोगे, तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। इसके अलावा और एक चीज तो मैक्सिमम मिनिमम याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। ए साइन थीटा और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सेम प्रोसीजर लेके करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, तुम्हें याद रखना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, और मिनिमम होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, उसका मतलब अगर मैं बोलूंगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसका, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर कितना है, 5 है। तो मिनिमम -5 है। तो मैं लिख सकता हूं इसको -5 से ये बड़ा होगा कितना, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और 5 से छोटा होगा। क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, हम आगे यूज करेंगे, तो इसलिए इसको याद रख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा इतना बड़ा प्रोसीजर हमको जरूरत नहीं है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मेट में रहेगा तो डायरेक्टली इस वाले रिलेशन को यूज कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम। अब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ा। तो ये भी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन में जाता है। इंटीग्रेशन पढ़ा और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन में पढ़ा, और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया। अब हम क्या करें, और ग्राफ के बारे में थोड़ा मैंने डिस्कशन किया था। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आगे हम हमारा कैलकुलेशन का आसान कर देगा बेसिकली। क्योंकि फिजिक्स में जितना सारे कंसेप्ट होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने के लिए ये सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए हम बेसिकली थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। अब देखो, ट्रिगोनोमेट्री हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना हमको जरूरत पड़ेगा बेसिक पढ़ेंगे। मैथ में जो पढ़ोगे तो उसमें एक पूरा बड़ा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, पढ़ोगे अच्छे से।
इसका जो बेसिक पता है तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये तुम पहले ही पढ़े हो 10th क्लास में 9th क्लास में आजकल भी बच्चे पढ़ते हैं। सपोज ये थीटा है तो इसका सामने जो रहेगा उसको पी बोलते हैं, और ये क्या होता है बी होता है, ये एक्स, ये क्या परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या लिखते हो, पी बाई एच कॉस थीटा, बी बाई एच टैन थीटा, पी बाई बी कॉट थीटा, बी बाई पी। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी सेक थीटा, एच बाई बी। और क्या रिलेशन है, साइन और साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो ये तुम्हें पता है। सेकंड चीज है जो एंगल होता है, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजें यूज करते हैं, एक होता है डिग्री, और यहाँ पे यूनिट पढ़ेंगे हम ज्यादा यूज करेंगे रेडियन। ठीक है, तो डिग्री का सिंबल कैसे होता है, डिग्री ऐसे होता है 30 डिग्री। रेडियन का सिंबल ऐसे होता है पाई रेडियन, सी लिखा रहता है। ठीक है, और डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत सारे जगह में हम रेडियन का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिलेशन से हम बेसिकली ट्रांसफर करेंगे डिग्री को रेडियन में। पाई का वैल्यू कितना 3.14 होता है, वो 22/7 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे मान लो लिखूंगा 30 डिग्री है, कितना रेडियन होगा, ये डिग्री में कितना रेडियन में होगा, तो कैसे करेंगे, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री, ये हो सकते हैं। और 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो मतलब डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180, यूनिटेड मेथड है। 180 डिग्री में पाई रेडियन है, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 180 बाय पाई। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलर 30 डिग्री क्या लिखेंगे, 1 डिग्री के लिए कितना पाई बाय 180, तो 30 के लिए कितना हो जाएगा 30 इंटू पाई बाय 180, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 6। ऐसे लिखा रहेगा, देखोगे पाई बाय 2 पाई बाय 6, तो ऐसे लिखा रहता है। 90 डिग्री तो क्या लिखेंगे 90 इंटू पाई बाय 180, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2। तो सिमिलर 120 डिग्री 120 इंटू पाई बाय 180, तो कितना हो जाएगा 6 में काटेंगे 60 में काटेंगे तो 2 पाई बाय 3। तो ये क्या हो गया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अगर सिमिलर रेडियन को डिग्री में अगर मैं लिखूंगा 7 पाई बाय 5, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो क्या करेंगे, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, तो बहुत इजी हो गया 7 बाय 5 इंटू 180, जस्ट 180 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 7 जो भी होगा 252 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्शन करने सीखे। और कुछ टर्म है, बाकी सब फॉर्मूला है साइन थीटा का, साइन ए प्लस बी लिख देता हूँ, बस याद रखना है। साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। और भी कुछ फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये याद रखना पड़ेगा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1
वन माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी याद रखोगे क्योंकि हम ज़्यादा यूज करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, बेसिक इतना तुम्हें जरूरत पड़ेगा। और होता है एक साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला, ये भी जरूरत पड़ता है कभी कभी। साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अगर साइन सी माइनस डी चाहिए तो डी का जगह क्या डाल देंगे, माइनस डी डाल देंगे। अगर मैं लिखूंगा साइन सी माइनस साइन डी, डी का जगह क्या डालेंगे, माइनस डी डाल दो तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो इतना बेसिक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ है, एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ और टेक्निक पढ़ेंगे जो कि इजी होगा तुम्हारा कैलकुलेशन। देखो ये सारे फॉर्मूला लिख के याद रखना है तुम्हें। उसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। सपोज मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा। ऐसे अगर कुछ एंगल रहेगा, ठीक है, तो ये भी हमको जरूरत पड़ रहा है कि जनरली हम क्या करते हैं 0 से 90 तक याद रखते हैं, फिर इसको यूज करके हम 0 से 180 और 0 से 360 तक भी निकाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कैसा है, देखो सपोज ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, सपोज एंगल हम कहां से मेजर करते हैं, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो इस एंगल को हम 0 मान लेंगे, तो यहां से अगर रोटेट करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 2। सिमिलरली यहां से यहां तक पहुंच जाओ, या फिर पूरा अगर यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 2, ये 90 है तो पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 मतलब 90। सिमिलरली यहां तक पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, जो आपस में से पहुंचेंगे 2 पाई, मतलब 0 और 2 पाई वैल्यू वाइज दोनों सेम होगा, तो ऐसे तो अलग है। ठीक है, अब इसको एक फॉर्मूला बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए एस टी सी। तो ए का मतलब क्या होता है ऑल, ए का मीन्स ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टैन और कॉट, साइन और कोसेक, और ये होता है कॉस और सेक। उसका मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, मतलब साइन कॉस कुछ भी एंगल रहेगा, मतलब 0 से 90 के बीच में सबका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएंगे, मतलब क्या एंगल जो 0 से, मतलब उसका मतलब ये हुआ, लिख देता हूं देखो, अगर मैं लिखूंगा कोई भी वैल्यू, अगर मैं लिखूंगा साइन 30, तुम्हें पता है 1/2, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, tan 30 साइन बाय कॉस कर लेंगे तो 1/√3। तो मतलब ये सारे क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल क्या है 0 से 90 के बीच में। सिमिलरली साइन 60 लिखेंगे कितना √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3। तो ये सारे वैल्यू क्या पॉजिटिव है, मतलब जब एंगल का वैल्यू थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगा तो सारे एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा। जब ये देखो 90 से बढ़ेगा 180 के बीच में रहेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या लिखा है साइन, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। सपोज मैं लिखूंगा साइन 120 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 90 प्लस 30। अब ध्यान से देखो कुछ टेक्निक लगा रहे हैं यहाँ से, जब भी एंगल को कन्वर्सन करेंगे, ठीक है, तो अगर इसी टाइप का चेंज होगा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में अगर चेंज, मतलब इस लाइन के अबाउट चेंज होगा, मतलब 90 प्लस 30 अगर इस टाइप का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल का कन्वर्सन होगा। एंगल का कन्वर्सन मतलब क्या, साइन कन्वर्ट होके कॉस हो जाएगा,
या फिर कॉस कन्वर्ट होके साइन हो जाएगा। सिमिलरली सेक कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और कोसेक कन्वर्ट होके सेक हो जाएगा। टैन कन्वर्ट होके कॉट हो जाएगा, और कॉट कन्वर्ट होके टैन हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, देखो हमने क्या लिखा, साइन 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस 30 ले सकता हूँ, क्योंकि साइन कन्वर्ट होके क्या हो गया, कॉस हो गया, क्योंकि साइन और कॉस दोनों साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। कभी भी कन्वर्शन करना है तो इसके यूज करते हैं ऐसे। तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब क्या, साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा मतलब क्या, इस वाले लाइन को क्रॉस करेगा तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। अब देखो ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से हमको पता चल रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा कॉस 120 डिग्री, तो इसको क्या ले सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30। अब देखो कॉस कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। बट ये जब चेंज करेंगे 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। हमारा बेसिक क्या है, कॉस है, तो कॉस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या है, नेगेटिव है। इसको थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत आसान करेगा, नहीं तो गलती होता है इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे हमारा बेसिक फंक्शन क्या है, इसको ऊपर हम जा रहे हैं, कॉस है, तो ये तो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन को, बट हमारा साइन किसके हिसाब से रहेगा, इसके हिसाब से रहेगा, तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो माइनस साइन 30, और इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस। सिमिलरली और एक करके दिखा दूं, कॉस 135 डिग्री कितना होगा बताओ, इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 प्लस 45। तो अब कॉस 90 प्लस थीटा, और 90 मतलब क्या, वर्टिकल लाइन से क्रॉस किया, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, साइन हो गया 45। बट कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, तो माइनस, तो ये -1/√2। तो ऐसे लिख सकते हैं, सपोज टैन 120 डिग्री चाहिए, तो इसको लिख लो टैन 90 प्लस 30। अब टैन कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। अब टैन का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, तो माइनस कॉट 30, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, -√3। तो ये हो गया। अब देखो इस वाले क्वाड्रेंट में, इसमें क्या हो जाएगा, चेंज। इस अगर ऐसे क्रॉस करेगा नो चेंज, अगर इस वाले लाइन को क्रॉस करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, बट साइन कन्वेंशन रहेगा इस क्वाड्रेंट में। जब मतलब क्या, ये 180 से थीटा का वैल्यू अगर 270 के बीच में रहेगा तो सिर्फ टैन पॉजिटिव रहेगा, बाकी टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो π/2 मतलब क्या, 90 के 180 के बीच में सिर्फ साइन पॉजिटिव है एस, बाकी सब नेगेटिव है। और 180 से 270 के बीच में सिर्फ टैन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। और 270 से 360 के बीच में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। अब इसमें एंगल देखो, अगर मैं लिखता हूँ 180 से ज्यादा, साइन 210 डिग्री। अब ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूँ, साइन 210 डिग्री। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30। अब ये 180 प्लस में लिख रहे हैं, मान लो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को जब क्रॉस करेगा तो साइन कोई कन्वर्शन नहीं होगा, सिर्फ साइन 30 रहेगा, बट एक नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव है, तो साइन 30 मतलब कितना हो जाएगा, -7। देखो कैसा हो रहा है, क्योंकि हमेशा तुम्हें सारे वैल्यूज को तो याद नहीं रखना पड़ेगा, ऐसे टेक्निक लगा के तुम्हें करना पड़ेगा। सपोज मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, cos 210 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, cos 180 प्लस 30। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब cos से कोई कन्वर्शन नहीं होगा, cos 30 एक नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना है, -√3/2। सिमिलरली अगर मैं tan लिखूंगा तो क्या लिखोगे, tan 180 प्लस 30। अब tan कोई चेंज नहीं होगा, बट नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 और 1/√3। तो ऐसे करके हम सारे एंगल निकाल सकते हो। सपोज मैं बोलूंगा
cos 300 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो cos 270 प्लस 30। ठीक है, अब 270 मतलब कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन को चेंज कर रहे हैं। कभी भी वर्टिकल लाइन में क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्या कॉस के चेंज हो गया, क्या हो गया साइन हो गया, साइन 30। बट कॉस और ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 300 मतलब क्या, 270 के पार करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस पॉजिटिव है, तो साइन 30 मतलब कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ऐसे करके कोई भी एंगल दिया रहेगा 0 to 360 के बीच में हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, समझ में आ गया अगर, तो मैं क्या करता हूँ, मिटा के कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ एंगल का, तो खुद से लिखो थोड़ा सा सोच के, तो समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। मैं रैंडम एंगल दे रहा हूँ, देखो ऐसे अगर मैं लिखूंगा साइन अब इसकी वैल्यू लिखो कितना आएगा, तो पहला वाला क्या लिखेंगे, देखो साइन 180 प्लस 30। 180 मतलब कोई चेंज नहीं होगा तो साइन हो गया 30, बट 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया तो माइनस है। सिमिलरली cos 240 इसको क्या ले सकते हैं, cos 180 प्लस 60। तो यहाँ पे cos का कोई चेंज नहीं रहेगा, cos रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो माइनस है। tan 300 का लगेगा, tan 270 प्लस 30। अब 270 मतलब कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन में, तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा। बट ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव है, तो ना लगा दो नेगेटिव, तो tan कट माइनस √3। साइन 240 इसको क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 60। तो साइन तो साइन रहेगा 60, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस √3/2। सिमिलरली साइन 245 साइन 180 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा, साइन 45 नेगेटिव माइनस 1/√3, सॉरी √2। तो ऐसे करके कोई भी एंगल रहेगा 0 to 360 के बीच में हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। और एक छोटा सा चीज है, थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसका भी कैलकुलेशन आता है, कई इंजीनियरिंग के बच्चे रहते हैं तो उनको लॉगरिथम की जरूरत पड़ता है। अब देखो लॉगरिथम, सपोज मैं लिख रहा हूँ a⁴x = b। ऐसा कोई फंक्शन a⁴x मतलब क्या है, जैसे मान लो a² = b। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे ऐसे लिखते हैं, log b बेस a = x, ऐसे लिखते हैं। इसको अगर कन्वर्सन करेंगे, इसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम। तो बेसिकली लॉग कहीं पे लिखा रहेगा उसका मतलब ये होता है a⁴x = b, इसको log b मतलब जो आउटसाइड है ⁴ बेस a = x। उसका मतलब क्या, सपोज मैं लिखता हूँ
a टू द पावर 4 इक्वल टू b, तो इसको क्या लिखेंगे log b, बेस क्या रहेगा a, जिसका पावर है वो बेस आ गया इक्वल टू 4, तो ये हो गया लॉगरिथमिक। ठीक है, अब इसमें अगर सपोज मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000, इसको लॉगरिथमिक में क्या लिखेंगे log, जो आउटसाइड है मतलब जो रिजल्ट है 1000, बेस कितना 10 इक्वल टू 3, तो ये हो गया लॉगरिथमिक। ठीक है, अब देखो दो टाइप का लॉगरिथम हम पढ़ते हैं, जिस लॉगरिथम का बेस 10 रहेगा, ऐसा रहेगा कुछ भी रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ बेस 10, तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। और एक होता है अगर लॉगरिथम का बेस ई रहेगा तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और उसको बोलते हैं ln। पहले हमने यूज किया है ln। सपोज मैं log x लिखूंगा तो इसको ln लिखते हैं। ln का मतलब क्या, जिसका बेस e है। e मतलब क्या, इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में, कोई भी नंबर है पर्टिकुलर नंबर है 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, तो अगर इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम और इसको ln लिखते हैं, जनरली इसको ln लिखते हैं। ठीक है, सपोज मैं लिखूंगा e टू द पावर 5 इक्वल टू x, तो इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखोगे log x बेस कितना e इक्वल टू 5, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ln इक्वल टू 5, सॉरी ln x इक्वल टू 5, तो ये होता है लॉगरिथम। सपोज मैं बोलूंगा कन्वर्ट करो 3q इक्वल टू 27, इसको लॉगरिथम में क्या लिखेंगे log 27 बेस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये वाला लॉगरिथम का कन्वर्शन। और कुछ फॉर्मूला याद रखना है कि लॉगरिथम में यहाँ पे लिखा है ना log b टू द पावर बेस है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो b का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तभी लॉगरिथम को डिफाइन किया हुआ है। नेगेटिव के लिए हमने डिफाइन नहीं किया लॉगरिथम को, इसका डिटेल्स मैथ में पढ़ोगे। और एक होता है देखो log m माइनस log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाय n। सिमिलरली log m टू द पावर n, तो m log m। जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूँ सबका एक एक, मैं लिखूंगा log 5 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 15 बेस 10, मल्टीप्लाई हो गया। अगर दो लॉगरिथम में ऐड हुआ है तो log के अंदर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमको जितना चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूँ, ज़्यादा मैथ में पढ़ोगे। इसको क्या लिखेंगे log 5/3 बेस 10। सिमिलरली अगर लिखूंगा log 2 टू द पावर 2 बेस 10, तो इसको क्या ले सकते हैं, जो पावर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 log 2 बेस 10, ऐसा हो गया। ठीक है, और कुछ वैल्यू है, जैसे मान लो log 2 बेस 10, इसका वैल्यू होता है पॉइंट, चलिए log 2 मतलब क्या, log 2 बेस, इसका वैल्यू होता है 0.693, इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लॉगरिथम का बेसिक। इसके अलावा हमको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी जितना जरूरत पड़ेगा वो मैथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट था, कोई चैप्टर था, वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, जो कि तुम्हारा एक्चुअल में टॉपिक है। ये सारे टॉपिक क्या जो पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया और वेक्टर हो गया, तो ये सारे वेक्टर कुछ आता है उसमें क्वेश्चन आता है, बट बेसिक मैथमेटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब इसका एप्लीकेशन में हर चैप्टर में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो चैप्टर शुरू करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा, मैकेनिक्स के एक पार्ट होता है फिजिक्स में, उसका पहला टॉपिक है, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो नेक्स्ट क्लास हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे।